एपिसोड के स्टार्ट में डॉक्टर ने इंटरव्यू में बोलती है कि लोग कहते हैं कि फैमिली इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा बोल के किसी के इमोशन को कंट्रोल करना सही नहीं है और हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम कई प्यार के नाम पे अपनी फैमिली के इमोशन को कंट्रोल तो नहीं कर रहे हैं। इंटरव्यू के बाद दिखाते हैं कि डॉक्टर नो के अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, लेकिन डॉक्टर नो की मदर इन लॉ कांग के रिलेशन उनके फादर इन लॉ मियोंग के साथ अच्छे नहीं होते हैं और कांग तो अपने हस्बैंड के पसंद का फूड भी खाना पसंद नहीं करती हैं। तो मियोंग कांग को बोलते कि हम फैमिली और हमें वही फूड खाना चाहिए जो सब खा रहे हैं। तो कांग मियोंग को बोलते कि जब हम दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते तो हम किस बात की फैमिली हुए। इसके बाद इनकी बातों से हमें पता चलता है डॉक्टर नो और उनके हस्बैंड डॉक्टर जेजिन को बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड मिलने वाला है। तभी डॉक्टर नो का बेटा दोहुन जेजू आइलैंड जाने की परमिशन मांगता है और बताता है कि मेरी फ्रेंड सोई जिसे दोहुन पसंद करता है वो भी जेजू आइलैंड जा रही है और यहाँ दोहुन को जेजू आइलैंड जाने की परमिशन मिल जाती है। किल्डिंग में डॉक्टर नो की मैनेजर उन्हें बताती है कि बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर रहे हैं, इसलिए आपको और भी लोगों की अपॉइंटमेंट ले लेनी चाहिए। तो डॉक्टर नो बोलते है कि मेरा बेटा दोहुन 11th ग्रेड में है तो मुझे उस पर ध्यान देना है और बोलते है कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि काम इम्पोर्टेंट है लेकिन फैमिली उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैनेजर बोलती है कि आप सच में वंडर वुमन हो जो काम के साथ फैमिली को भी संभालती हो। तो मैनेजर डॉक्टर नो को पेशेंट की अपॉइंटमेंट देती है जहाँ एक नई पेशेंट लीसना की अपॉइंटमेंट होती है। डॉक्टर नो काउंसलिंग में लीसना से पूछते ऐसा क्या है जिससे तुम्हें घुटन होती है। तो लीसना बोलती है कि मुझे चिंता और हैरेसमेंट होती है और बताती है कि कोई है जिसे मैं प्यार करती हूँ, उसे नहीं पता कि मैं कैसा फील करती हूँ जिसकी वजह से मुझे मरने का दिल करता है। तो डॉक्टर नो पूछते है तुम चाहती हो कि उसे तुम्हारी फीलिंग का पता चले। तो लीसना बोलती है मुझे लगता है कि उसे अच्छा नहीं लगेगा और बताती है कि उसकी एक फैमिली है जो उसे सूट नहीं करती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि वो डिवोर्स ले ले और बोलती है कि वो डिवोर्स क्यों नहीं ले सकता जबकि वो दिखावे के लिए इस शादी में है और बताते हैं कि वो उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है क्योंकि वो एक फैमिली है। फिर लीसना डॉक्टर ना से पूछते है कि आपको आपकी फैमिली के बारे में सब कुछ पता है। तो डॉक्टर ना बोलते कि जरूरी नहीं है कि फैमिली में सब लोग एक दूसरे के बारे में सब कुछ जाने। नेक्स्ट डे ये लोग चर्च जाते हैं जहाँ मिस ली कांग से डॉक्टर नो की काउंसलिंग की अपॉइंटमेंट के बारे में पूछती है और बताते है कि मेरे नेफ्यू को डॉक्टर नो की अपॉइंटमेंट चाहिए। तो कांग डॉक्टर नो को मिस ली के नेफ्यू के लिए अपॉइंटमेंट देने के लिए बोलती है। तो डॉक्टर नो मिसेस ली को बताती है कि इस महीने की मेरी सारी अपॉइंटमेंट बुक है लेकिन मैं अपने मैनेजर को आपके नेफ्यू का नंबर दे दूंगी और वो आपके नेफ्यू को अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करेगी। जो सुनकर मिस ली खुश हो जाती हैं और वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि डॉक्टर नो नेफ्यू को अपॉइंटमेंट देगी। तो मिस्टर ली डॉक्टर नो को थैंक्स बोलते हैं और डॉक्टर नो मिस्टर ली को बोलते हैं कि आपके और फादर के रिलेशन के लिए मुझे ये करना ही था जो डॉक्टर नो की मदर इन लॉ को अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट सीन में जेजिन दोहुन से सोई के बारे में पूछता है तो सोई जेजिन को बोलते है कि आप चिंता मत करो वो मॉम से डिफरेंट है और यहाँ सोई दोहुन को देखते ही बोलती है कि तुम्हें हेयर कट की जरूरत है। तो देख के जेजिन सोचते है कि बिल्कुल तुम्हारी मॉम जैसी है। दूसरी तरफ डॉक्टर नो के क्लिनिक में उसका भाई आता है जिसने एक बार फिर अपनी जॉब छोड़ी होती है जो सुनकर डॉक्टर नो उस पर बहुत भड़क जाती है और उसे मारने लगती है। तो भाई बोलता है कि लोगों को लगता है कि आप बहुत अच्छी हो लेकिन उन्हें जानना चाहिए कि आप कितनी वॉयलेंट हो और ये बोल के भाई चला जाता है। तभी डॉक्टर नो अपने क्लिनिक में आया हुआ एक पार्सल खोलती है और उसे देख के डॉक्टर नो बहुत डर जाती है क्योंकि उसमें एक डेड बर्ड और डॉक्टर नो की फैमिली फोटो होती है और लिखा होता है क्या तुम्हारी फैमिली ठीक है। तभी वहाँ डॉक्टर नो की मैनेजर आती है तो डॉक्टर नो वो पैकेज हटा देती है और मैनेजर डॉक्टर नो को बताती है कि मैंने नेक्स्ट वीक मिस ली के नेफ्यू की अपॉइंटमेंट बुक कर ली है और यहाँ मैनेजर खुश होकर बोलती है कि चेयरमैन ली के लिए भी आपकी अपॉइंटमेंट लेना इजी नहीं है। फिर डॉक्टर नो याद करते है कि जब बचपन में वो गिर गई थी तो उसके फादर ने उन्हें ऑइंटमेंट लगाते हुए कहा था कि कई बार तुम लाइफ में भी गिर जाओगी। तो डॉक्टर नो अपने फादर को बोलते है कि गिरने में दर्द होता है तो फादर नो बोलते है इसीलिए इसके लिए ऑइंटमेंट है और अगर तुम्हें बहुत ज्यादा पेन हो तो मैं भी तुम्हारे साथ होऊंगा। और फादर बोलते है कि लाइफ हमेशा स्मूथ नहीं होती है और इसमें तुम कई बार गिरोगे और कई बार फिसल भी जाओगी और इसी को लाइफ कहते हैं जिसमें तुम कई बार ऊपर और कई बार नीचे जाओगी। और अभी डॉक्टर नो शीशे में खुद को देख के बोलती है कि मैं नहीं फिसलूंगी। नए सीन में दिखाते हैं कि जेजिन एक सर्जरी के बाद बहुत ज्यादा डर जाता है तो डॉक्टर ओ उसे संभालती हैं और फिर ये लोग लंच के लिए जाते हैं जहाँ हॉस्पिटल के बाहर जेजिन को मूनते-हो मिलता है और जेजिन डॉक्टर ओ को बताता है कि मैं भूल गया था कि मेरी मूनते-हो के साथ मीटिंग है और जेजिन डॉक्टर ओ को पैसे देके खाना खाने का बोलकर मूनते-हो के साथ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर नो की मदर इन लॉ को रास्ते में सॉफ्टेंड नाम का रेस्टोरेंट दिखाई देता है और रेस्टोरेंट को देख के मदर इन लॉ सोचती है कि अभी भी यही है। रेस्टोरेंट के अंदर जाके एक डिश खाती है और यहाँ मदर इन लॉ ओनर को पहले से ही जानती होती है और ओनर मदर इन लॉ को बोलता है कि एक बार आपने मुझसे पूछा था जब कोई अंदर से खाली हो तो उसे क्या खाना चाहिए और तब मैंने आपको ये डिश दी थी और आपको तब ये बहुत पसंद आई थी। नेक्स्ट सीन में जब जेजिन मूनते-हे के साथ लंच कर रहा
होता है तभी वहाँ डॉक्टर नो आ जाती हैं और डॉक्टर नो भी अपने फ्रेंड्स के साथ उसी रेस्टोरेंट में लंच के लिए आई होती हैं और यहाँ जेजिन डॉक्टर नो और मूनतेहे को मिलाता है और डॉक्टर नो को बताता है कि ये मेरे सीनियर का बेटा है और इसने अभी मेडिकल स्कूल ज्वाइन किया है। तो डॉक्टर नो मूनतेहा को बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है और पूछते हैं क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं। तो मूनतेहा मना करता है तो डॉक्टर नो वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर नो के जाने के बाद मूनतेहा जेजिन को बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मैं अभी किसी सेलिब्रिटी से मिला हूँ और मूनतेहा बोलता है कि उनके सामने मैं बहुत नर्वस हो गया था। तभी डॉक्टर नो के पास मैनेजर का कॉल आता है और मैनेजर डॉक्टर नो को बताते हैं कि इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल हो रही है जो आपके फादर के केस से रिलेटेड है। तो डॉक्टर नो मैनेजर को वीडियो सेंड करने का बोलती है और उस वीडियो में एक आदमी बोलता है कि डॉक्टर नो लोगों को एडवाइस देती है कि अगर कोई फैमिली मेंबर उन्हें स्ट्रेस दे रहा है तो वो उनसे रिश्ता खत्म कर दे और बोलता है कि डॉक्टर नो के फादर के ऊपर हैरेसमेंट का केस था, उन्होंने सुसाइड भी किया था। तो क्या उन्होंने अपने फादर के साथ अपने सारे रिलेशन खत्म किए और ऐसे में डॉक्टर नो अपने फादर के बारे में क्या सोचती हैं जिन्होंने किसी को हैरेस किया हो और बोलता है कि इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो ऐसे में लोगों की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं कर सकती हैं। और यहाँ डॉक्टर नो को याद आता है कि उसके फादर सनहो पर उसकी सेक्रेटरी को हैरेस करने का इल्जाम था और तब डॉक्टर नो के फादर इन लॉ मियोंग ने भी सनहो पर बिलीव नहीं किया था, उसका केस लेने से मना कर दिया था क्योंकि पूरा केस डॉक्टर नो के फादर के अगेंस्ट था। और तब डॉक्टर नो के फादर सनहो ने डॉक्टर नो को कहा था कि मुझ पर बिलीव करो क्योंकि ये सच नहीं है, लेकिन यहाँ डॉक्टर नो ने भी अपने फादर पे बिलीव नहीं किया होता है जिसके बाद सनहो छत से कूद के सुसाइड कर लेते हैं। दूसरी तरफ मियोंग एक आदमी से पूछता है कि तुम्हें वहाँ कुछ मिला तो वो आदमी बोलता है कि यहाँ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और आदमी बताता है कि सोशल मीडिया अकाउंट भी क्लियर है। तो मियोंग आदमी को बोलते हैं थोड़ा और ढूंढो क्योंकि मुझे पक्का यकीन है वहाँ कुछ तो मिलेगा। नेक्स्ट सीन में जब मियोंग ड्रिंक कर रहे होते हैं तो जेजिन आके पूछता है कोई प्रॉब्लम है क्या। तो मियोंग बोलते हैं कि आज मेरे डॉक्टर नो के फादर की बहुत याद आ रही है। फिर मियोंग जेजिन को कुछ बताने वाले होते हैं तभी वहाँ कांग आ जाती है और जेजिन को सोने के लिए भेज देती है और यहाँ मियोंग और कांग की बातों से हमें पता चलता है कि इनके रिलेशन अच्छे नहीं है और मियोंग के बहुत से अफेयर भी रहे हैं और इसलिए कांग जेजिन को मियोंग से दूर रखती है। नेक्स्ट डे मियोंग अपने डॉग को लेकर घर के पीछे जाता है जहाँ उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर नो को मियोंग की तरफ से फ्लावर और एक लेटर मिलता है। तभी डॉक्टर नो के पास जेजिन का कॉल आता है जो डॉक्टर नो को बताता है कि मियोंग की डेथ हो गई है। मियोंग की डेथ पे उसकी सिस्टर बहुत जोर जोर से रोने लगती है और जेजिन डॉक्टर नो के साथ कांग को घर छोड़ने जाता है। तभी डॉक्टर नो देखती है कि उसकी पेशेंट ली सनहा भी मियोंग के फ्यूनरल पे आके रो रही होती है और डॉक्टर नो ली सनहा से पूछे क्या तुम मेरे फादर इन लॉ को जानती थी और यहाँ सभी लोग इन्हें ही देख रहे होते हैं और यहाँ डॉक्टर नो को ली सनहा की बातें याद आती है कि उसका अफेयर एक मैरिड मैन से है और डॉक्टर नो समझ जाते हैं कि ली सनहा का अफेयर उसके फादर इन लॉ के साथ था और फिर ली सनहा डॉक्टर नो को क्लिनिक में मिलने का बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मियोंग का सामान हटाते हुए डॉक्टर नो देखती है कि उनकी फैमिली फोटो के पीछे एक सीक्रेट लॉकर है जिसका पासवर्ड डॉक्टर नो को नहीं पता होता है। तो वो फैमिली फोटो के पीछे डली हुई डेट डाल देती है जिससे लॉकर खुल जाता है। लॉकर में डॉक्टर नो को एक डायरी और एक पेन ड्राइव मिलती है। पेन ड्राइव में जेजिन के बचपन की कुछ वीडियो होती है और एक कॉल रिकॉर्डिंग भी होती है और उस रिकॉर्डिंग में मियोंग किसी के साथ मिलकर डॉक्टर नो के फादर को फ्रेम करने की प्लानिंग करते हैं और इस सबसे डॉक्टर नो बहुत परेशान हो जाती है। उन्हें याद आता है कि उन्होंने अपने फादर पे बिलीव नहीं किया था और डॉक्टर नो के आगे उनके फादर ने सुसाइड कर लिया था और अपने फादर के जाने के बाद डॉक्टर नो कार वॉशिंग का काम करती थी। तो डॉक्टर नो के फादर इन लॉ मियोंग उसे अपने घर ले आए थे। तभी डॉक्टर नो देखती है कि कांग ने मियोंग की सारी फोटोज फेंक दी हैं और वो लाउड म्यूजिक चला के डांस कर रही हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 के स्टार्ट में डॉक्टर नो और जेजिन दोनों को बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड मिलता है और यहाँ डॉक्टर नो से पूछते हैं कि आप अपनी काउंसलिंग में फैमिली से रिलेशन खत्म करने का बोलती हो तो आपकी नजर में फैमिली क्या है। तो डॉक्टर नो बोलते हैं कि फैमिली एक लाइफलाइन है जिससे मुझे ट्रू स्ट्रेंथ मिलती है और बिना फैमिली के आज मैं यहाँ नहीं होती और अपनी फैमिली के लिए मैं आखिर तक फाइट करूंगी और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना मेरी लाइफ है और यही मेरे जीने का रीजन है। और यहाँ सास याद करती है कि उस रात जब वो डांस करते हुए मियोंग की सारी चीजें डस्टबिन में डाल रही थी तभी डॉक्टर नो वहाँ आकर म्यूजिक ऑफ कर देती है और बोलती है कि मेरे फादर सनहो को फ्रेम किया गया था और इसमें फादर इन लॉ मियोंग शामिल थे। तो कांग बोलती है कि मुझे याद है कि मियोंग ने सनहो का केस लड़ा था। तो डॉक्टर नो वो रिकॉर्डिंग कांग को सुनाती है और बोलती है कि मियोंग मेरे फादर को फ्रेम करने में शामिल हो सकते हैं और फिर वो मुझे यहाँ ले आए। फिर डॉक्टर नो मदर इन लॉ कांग से पूछती है कि आपको इस बारे में कुछ पता है। तो कांग बोलती है कि मेरे और मियोंग के रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे कि वो मुझे इस बारे में बताता और अब तुम्हारे फादर सनहो और मियोंग दोनों जिंदा नहीं है तो इस बात को बाहर लाने का भी कोई फायदा नहीं है। तो डॉक्टर नो
कांग को बोलती है कि आप सही बोल रही हो, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहती हूँ कि फैमिली में किस किस को इसके बारे में पता है। तो कांग डॉक्टर नो को बोलती है कि इस एक सच से हमारी फैमिली के साथ क्या होगा, और बोलती है कि तुम्हें क्या प्रोटेक्ट करना है ये तुम पर है। नेक्स्ट मॉर्निंग पूरी फैमिली साथ में लंच करती है और यहाँ जेजम को अपने फादर का फेवरेट फूड देख के उनकी याद आ जाती है। तो डॉक्टर नो जेजम को संभालती है और पूछती है कि तुम फादर के बारे में सब जानते थे, जिस पर मियोंग मना करता है। दूसरी तरफ कांग की नॉवल पे बहुत बुरे कमेंट आते हैं और लोग लिखते हैं कि आप नॉवल लिख के अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, इसलिए ये काम छोड़ के कोई और काम करो। तभी किसी का कमेंट आता है जहाँ कमेंट करने वाले ने कांग का नाम लिया होता है। तो कमेंट पढ़ के कांग सोचते क्या ये मुझे जानता है, और यहाँ डॉक्टर नो भी कांग को देख रही होती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर ओ सर्जरी करती है और उस टाइम पर जेजम हेडफोन लगा के एक कोने में बैठा हुआ होता है और सर्जरी के बाद डॉक्टर ओ की सर्जरी का सारा क्रेडिट भी वो ले जाता है और पेशेंट की फैमिली को भी बोलता है कि सर्जरी अच्छे से हो गई। और फैमिली के पूछने पर कि पेशेंट ठीक है, जेजम कुछ नहीं बोल पाता। तभी वहाँ डॉक्टर ओ आकर बात संभालती हैं। नेक्स्ट सीन में पूरी फैमिली मिलकर मियोंग की कब्र पे जाती है, जहाँ मियोंग की सिस्टर आके फिर से जोर जोर से रोने लगती है और अपने बेटे को बोलती है कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी कब्र भी मेरे भाई के साथ बनवा देना। तो बेटा बोलता है ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो सिस्टर कांग को बोलती है कि मुझे पता है आपने यहाँ बहुत सारी कब्र की जगह खरीद के रखी हैं, और बोलती है कि आप पूरी फैमिली के यूज के लिए और जगह क्यों नहीं खरीद लेती, क्योंकि मेरा भाई बहुत पैसे छोड़ गया होगा। तो कांग बोलती है तुम्हें नहीं पता तुम्हारा भाई अपनी इनकम कैसे यूज करता था। फिर सिस्टर डॉक्टर नो से पूछती है कि तुमने उस नॉवल के बारे में सुना, लेकिन यहाँ डॉक्टर नो को नॉवल के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो सिस्टर बताती है कि मेरे सन के हिसाब से इंटरनेट पर रूमर्स है कि मियोंग को कांग ने मारा है, क्योंकि मियोंग की मौत वैसे ही हुई है जैसे कांग की नॉवल में लिखी है। और यहाँ सिस्टर इन लॉ डॉक्टर नो को सावधान रहने के लिए बोलती है और बताती है कि कांग ने एक नॉवल डॉक्टर इन लॉ की मौत के बारे में भी लिखी है। और सिस्टर डॉक्टर नो को बोलती है अगर तुम्हें मेरी बात पे बिलीव नहीं है तो खुद चेक कर लो, इससे पहले कि तुम्हें रिग्रेट करना पड़े। किलिंग में डॉक्टर नो देखती है कि जो फैमिली फोटो उसे उस बॉक्स में से मिली थी उस पर नंबर्स लिखे हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर मियोंग का था और अब उनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर नो पता करने की कोशिश करती है कि वो पार्सल किसने भेजा। तो डिलीवरी मैन बोलता है कि हम सिर्फ पार्सल डिलीवर करते हैं, हमें सेंटर की इन्फॉर्मेशन नहीं पता, और अगर पार्सल पर रिसीवर की इन्फॉर्मेशन होती है तो हमें पार्सल डिलीवर करना पड़ता है। तभी डॉक्टर नो के पास दोहुन की टीचर का मैसेज आता है और मिलने पर डॉक्टर नो को टीचर बताती है कि दोहुन ने अपना एग्जाम नहीं दिया। दूसरी तरफ कांग फिर से सॉफ्टवेयर नाम के रेस्टोरेंट में सेम डिश खाने जाती है और ओनर को बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। दूसरी तरफ डॉक्टर नो दोहुन से एग्जाम मिस करने का रीजन पूछते हैं, लेकिन दोहुन कुछ नहीं बोलता। तो डॉक्टर नो दोहुन को बोलती है कि मुझे तुम पे बिलीव है, तो ऐसा करने के पीछे तुम्हारा अपना कोई रीजन होगा और अपने डिसीजन के लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें सपोर्ट करूंगी। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर नो देखते है कि मोन्तेहा उसके घर आया होता है और यहाँ मोन्तेहा डॉक्टर नो को बताता है कि जेजिन ने मुझे लंच के लिए बुलाया है। फिर जेजिन डॉक्टर नो से पूछता है दोहुन ठीक है? डॉक्टर नो हाँ बोलती है। तो कांग पूछते है कि दोहुन को कुछ हुआ है क्या? डॉक्टर नो बोलती है कि वो मैथ की वजह से स्ट्रेस में है। तो मोन्तेहा दोहुन से मिलने की परमिशन मांगता है। कांग मोन्तेहा को दोहुन से मिलने की परमिशन दे देती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि तुमने इंटरनेशनल मैथ कंपटीशन जीता है। फिर मोन्तेहा दोहुन के रूम में चला जाता है। बाद में जेजिन डॉक्टर नो को बोलता है कि मैंने मोन्तेहा को फैमिली से मिलने के लिए बुलाया है और बोलता है कि वो दोहुन के लिए बड़े भाई की तरह होगा। और डॉक्टर नो बोलती है कि तुम्हें स्ट्रेंजर्स को ऐसे घर में नहीं लाना चाहिए। जेजिन बोलता है कि दोहुन को भी मोन्तेहा पसंद है और हम मोन्तेहा से दोहुन की मैथ टीचर बनने की बात कर सकते हैं। और डॉक्टर नो बोलती है कि तुमने कहा था कि वो तुम्हारे हाई स्कूल सीनियर का बेटा है, तो मैं उस सीनियर को क्यों नहीं जानती हूँ। और डॉक्टर नो बोलती है कि तुम मुझे फूल मत बनाना, क्योंकि दोहुन भी मुझसे कुछ छिपा रहा है। और डॉक्टर नो बोलती है कि तुम दोनों अभी मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो जेजिन बोलता है कि सब ठीक है और हमारी तुम्हें फूल बनाने की हिम्मत नहीं है। तभी बाहर मोन्तेहा दोहुन को बेसबॉल खेलना सिखा रहा होता है। तभी वहाँ घर का नौकर यूसुफ आ जाता है और वो मोन्तेहा की तरफ बहुत तेज बेसबॉल फेंकता है, जिसे मोन्तेहा पकड़ लेता है। किलिंग में डॉक्टर नो से मिलने पेशेंट लीसना आती है और डॉक्टर नो से पूछते कि उस दिन आप मुझे फ्यूनरल में देख के शॉक हो गई होंगी। तो डॉक्टर नो बोलते कि थोड़ी शॉक हो गई थी। फिर डॉक्टर नो लीसना से पूछते कि जब तुमने मेरी पहले अपॉइंटमेंट ली थी तब तुम्हें नहीं पता था कि मियोन मेरे फादर इन लॉ है। तो लीसना बोलती है क्या ये जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और बोलती है कि मैं यहाँ काउंसलिंग के लिए आई हूँ। डॉक्टर नो बोलती है कि मैं फिर भी जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे मेरे फादर इन लॉ मियोंग के साथ क्या रिलेशन थे। तो ये सुन के लीसना रोने लगती है और बात यहीं खत्म करने का बोलती है। तो डॉक्टर ने बोलती है कि अपने पर्सनल रीजन को दूर रख के तुम्हारी काउंसलिंग करना मेरे लिए इजी नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा डॉक्टर सजेस्ट करती हूँ। तो लीसना मना करती है और बोलती है कि मियोंग मर चुका है और मुझे आपसे ही काउंसलिंग लेनी है। तो फिर डॉक्टर नो की फैमिली फोटो उठाकर पूछते क्या इस फोटो में सब लोग खुश हैं, और बोलती है कि लाइफ बहुत छोटी है लेकिन ये जानना बहुत दुख की बात है। तो फिर लीसना डॉक्टर नो से पूछेगी क्या आप खुश हो। और डॉक्टर नो लीसना को बोलती है कि तुम यहाँ काउंसलिंग के लिए आई हो और अगर तुम मुझे ऐसे प्रवोक करोगी तो मैं तुम्हारी काउंसलिंग नहीं करूंगी। तो लीसना बोलती है कि आपने
आपने लास्ट टाइम कहा था कि फैमिली होने का ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हों। और पूछते क्या ये सच है, और बोलते कि इंसान एक दूसरे को आसानी से माफ कर देते हैं और एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, इसे ही फैमिली कहते हैं। और बोलते कि मियोंग की मौत वैसे ही जैसी कांग की नॉवल में लिखी थी। ली सना के जाने के बाद डॉक्टर नो उसकी फाइल देखती है। फिर डॉक्टर नो से मिलने मियोंग की सिस्टर आती है और वो डॉक्टर नो को कांग की नॉवल देती है और बताती है कि मर्डर बिल्कुल इस नॉवल की तरह हुआ है और इसमें मेन लीड का कैरेक्टर बिल्कुल कांग जैसा है। बोलते हैं तुम्हें पता है कांग मेरे भाई मियोंग से कितनी नफरत करती थी क्योंकि मेरे भाई ने उसे पूरी जिंदगी चीट किया। और बताते हैं कि मुझे कांग की नॉवल बहुत पसंद है और कोई नहीं बता सकता कि इंसानी रिश्ते कब बदल जाए। फिर सिस्टर डॉक्टर नो को बोलती है कि तुम चिंता मत करो कि इसमें सिस्टर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का मर्डर मेंशन नहीं है। ये चेक करने के लिए मैंने इस बुक को दोबारा रीड किया। तो डॉक्टर नो सिस्टर से वो बुक रीड करने के लिए ले लेती है और मियोंग की डेथ न्यूज देखती है। और फिर डॉक्टर नो पुलिस के पास पता करने के लिए जाती है कि पत्थर का गिरना नेचुरल था क्योंकि मियोंग पहाड़ों पर बहुत हाइकिंग करते थे। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आप ऑटोप्सी क्यों नहीं करा लेते और बताते हैं कि हमने पहले भी ऑटोप्सी के लिए सजेस्ट किया था लेकिन आपकी फैमिली ने मना कर दिया। तो डॉक्टर नो पूछते हैं कि किसने मना किया। ऑफिसर बताते हैं कि मियोंग की वाइफ कांग ने। फिर डॉक्टर नो मियोंग की डेथ लोकेशन पे जाके इमेजिन करती है कि क्या कैसे हुआ होगा। सोचती है अगर पत्थर का गिरना नेचुरल नहीं होगा तो जरूर उसे ऊपर से किसी ने गिराया होगा। तभी डॉक्टर नो देखती है कि कांग ऊपर खड़ी है। तो डॉक्टर नो कांग से पूछते कि आप यहाँ क्या कर रही हो। तो कांग बोलती है कि ये पहाड़ हमारे घर के पीछे है तो मैं यहाँ हाइकिंग के लिए नहीं आ सकती। फिर कांग डॉक्टर नो से पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। डॉक्टर नो के हाथ में अपनी नॉवल देख के पूछे तुम मुझ पर डाउट कर रही हो और तुम्हें भी दूसरों की तरह ये तो नहीं लगता कि मियोंग को मैंने मार डाला। तो डॉक्टर नो कांग से बोलती है कि आप उनसे बहुत नफरत करती थी। तो कांग बोलती है लेकिन वो तब भी जिंदा था। और कांग बोलती है कि हो सकता है कि कोई और हो जो उसे मारना चाहता हो। तो डॉक्टर नो कांग से पूछते है अगर आपने उन्हें नहीं मारा तो आपने ऑटोप्सी के लिए क्यों मना किया जबकि पुलिस वालों ने ऑटोप्सी के लिए बोला था। कांग बोलती है भले उसका मर्डर हुआ फिर भी वो एक पापी इंसान था और ऐसे में लोगों को यही बोलना चाहिए कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी। दूसरी तरफ कांग के अकाउंट पे कमेंट आता है कि मियोंग की मौत वैसे ही जैसे कांग की नॉवल में लिखी थी। सॉफ्ट एंड रेस्टोरेंट का ओनर कमेंट करता है कि ये एक आर्ट की इंसल्ट है इसलिए ऐसे कमेंट मत करो। दूसरी तरफ जब डॉक्टर नो नॉवल रीड कर रही होती है तो जेजन उससे पूछता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर नो बताती है कि कुछ दिन मुझे एक पार्सल मिला था जिसमें एक डेड बर्ड और हमारी फैमिली फोटो थी। तो जेजन पूछता है कि वो पार्सल किसने भेजा था। तो डॉक्टर नो बताती है कि उस पर भेजने वाले की कोई डिटेल नहीं थी। तो जेजन बोलता है कि लगता है आजकल बहुत लोगों को तुमसे जेलसी हो रही है। तो डॉक्टर नो जेजन को भी केयरफुल रहने के लिए बोलती है। तो बोलते है कल तो तुम्हारी कॉन्फ्रेंस है जो लास्ट ईयर से हो रही है। पूछते है कि ये कॉन्फ्रेंस कब खत्म होगी जिसपे जेजन बोलते है कि मुझे नहीं पता। और इस सब के बाद डॉक्टर नो अपने क्लिनिक में और भी कैमरे इंस्टॉल कराने के लिए बोला होता है। अभी डॉक्टर नो के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है तुम जेजिम के बारे में सब कुछ जानती हो। और कुछ फोटोज भी होती है जिसमें जेजिम किसी के साथ होता है लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। तो डॉक्टर नो जेजिम को कॉल करती है लेकिन जेजिम का कॉल नहीं लगता। तो डॉक्टर नो जेजिम की कॉन्फ्रेंस लोकेशन पे जाती है जहाँ डॉक्टर नो को पता चलता है कि जेजिम की लास्ट ईयर से कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। तभी डॉक्टर नो के पास जेजिम का कॉल आता है जो बोलता है कि कॉन्फ्रेंस की वजह से कॉल पिक नहीं कर पाया। डॉक्टर नो जेजिम से पूछते है कि कॉन्फ्रेंस कहाँ है। तो जेजिम बताता है जहाँ हमेशा होती है सोंगडू में। जेजिम बोलता है ब्रेक ओवर हो गया मैं वापस कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ और मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। घर पे डॉक्टर नो जेजिम से पूछते है कि कॉन्फ्रेंस कैसी गई। तो जेजिम बोलता है जैसी हमेशा जाती है लेकिन इस बार मैं कुछ ज्यादा थक गया। रात में डॉक्टर नो जेजिम का फोन अनलॉक करने की कोशिश करती है लेकिन पासवर्ड नहीं होने की वजह से नहीं कर पाती। तो डॉक्टर नो जेजिम के कार के कैमरे की फुटेज चेक करने जाती है लेकिन कैमरे में कोई फुटेज नहीं होती। तभी जेजिम की कार में किसी का फोन बजता है। तो डॉक्टर नो जब वो फोन रिसीव करती है तो वो फोन डॉक्टर नो के भाई का होता है। तो डॉक्टर नो अपने भाई से पूछते है कि तुम्हारा फोन जेजिम की कार में क्या कर रहा है। तो भाई बताता है कि मेरा उनके साथ लंच का प्लान था शायद मेरा फोन तब उनकी कार में गिर गया होगा। तो डॉक्टर नो पूछे कब और कहाँ प्लान था। डॉक्टर नो का भाई पूछता है आपको जेलसी हो रही है। तो डॉक्टर नो बोलती है कि मेरी बात का सीधा जवाब दो क्योंकि आज जेजिम की मीटिंग थी तो वो तुम्हें कॉन्फ्रेंस छोड़ के कब और कहाँ मिला। तो डॉक्टर नो का भाई बोलते है कि आपको सब पता है लेकिन जेजिम ने कहा था कि आपको नहीं पता कि उनकी मीटिंग योंगप्योंग में है। तो ये सुन के डॉक्टर नो कॉल काट देती है और ऑनलाइन चेक करती है कि जेजिम योंगप्योंग गया था या नहीं जिसमें डॉक्टर नो को पता चल जाता है कि जेजिम योंगप्योंग गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर नो जेजिम से पूछते है कि कॉन्फ्रेंस किस चीज की थी। जेजिम डॉक्टर नो को सब कुछ डिटेल में बताने लगता है। बिल्डिंग में मैनेजर डॉक्टर नो से पूछते कि क्या हुआ। तो डॉक्टर नो बोलते हैं कुछ नहीं। तो मैनेजर बोलते है कि मैं आपको बहुत टाइम से जानती हूँ और कुछ प्रॉब्लम है तभी आप ऐसी हो। तभी डॉक्टर नो देखते है कि एक पैकेज आया और उसमें भी भेजने वाले का नाम नहीं है। तो डॉक्टर नो वो पैकेज मैनेजर से खुलवाती है और उस पार्सल में एक बॉक्स निकलता है जिसे डॉक्टर नो लाइट से चेक करने लगती है। तभी डॉक्टर नो के पास जेजिम की एक फोटो आती है जिसमें वो किसी लेडी के साथ होता है। तभी डॉक्टर नो को उस बॉक्स में एक नाम और नंबर दिखता है और ऑनलाइन चेक
चेक करने पे डॉक्टर नो को पता चलता है ये वही लोकेशन है जहाँ जेजिम की कॉन्फ्रेंस थी। डॉक्टर नो को याद आता है जब वो और जेजिम बच्चे थे तो उनकी फैमिली यही टाइम स्पेंड किया करती थी। इसके बाद डॉक्टर नो उसी लोकेशन पे जाती है और यहाँ डॉक्टर नो को डॉक्टर ओ बेहोश मिलती है और जब डॉक्टर नो डॉक्टर ओ को उठाने की कोशिश करती है तो पीछे से कांग की आवाज आती है कि ये बेहोश है, मरी नहीं है, जो सुनकर डॉक्टर नो बहुत डर जाती हैं और फिर हमें कांग दिखाई जाती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में जब डॉक्टर नो बॉक्स वाली लोकेशन पे पहुंचती है तो उन्हें वहाँ डॉक्टर ओजियून बेहोश मिलती है। तभी डॉक्टर नो को कांग की आवाज आती है जो बोलती है कि ये बस बेहोश है और मैंने इसे नहीं मारा। तो डॉक्टर नो पूछती है कि किसने मारा, तो कांग बोलती है कि मुझे नहीं पता क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो इसकी कंडीशन पहले से ही ऐसी थी। फिर कांग डॉक्टर नो से पूछती है कि तुम मुझ पे डाउट कर रही हो। डॉक्टर नो बोलते हैं कि इस बारे में बाद में बात करते हैं क्योंकि अभी डॉक्टर ओजियून को हॉस्पिटल ले जाना ज्यादा जरूरी है। और फिर ये लोग डॉक्टर ओजियून को पास के होंग हक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। दूसरी तरफ जेजिम के हाथ में बेड़ा लगा होता है और वो अपने पाप की माफी मांगता है। हॉस्पिटल में कांग डॉक्टरों को बोलते कि हम लोग यहाँ ट्रिप के लिए आए थे और इसे चोट लग गई। और डॉक्टर कांग को बोलते कि हॉस्पिटल आपकी वजह से है। इसके बाद डॉक्टर बताते कि अब ओजियून खतरे से बाहर है। इसके बाद डॉक्टर नो कांग को बोलती है कि डॉक्टर ओ के साथ ये सब कुछ कौन कर सकता है। तो कांग बोलती है कि जब डॉक्टर ओ होश में आएगी तो हमें खुद पता चल जाएगा। डॉक्टर नो कांग को बोलती है कि हमें इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि इस सब के पीछे कौन है। तो कांग बोलती है कि जेजिन ऐसा कर सकता है और वेकेशन होम हमारा है। तो डॉक्टर नो बोलती है कि मैंने सुना था जेजिन ने वेकेशन होम बेच दिया है। तो कांग बोलती है कि जेजिन ने वेकेशन होम सेल नहीं किया और फैक्ट ये है कि डॉक्टर ओ वहाँ थी। इसके बाद डॉक्टर नो और कांग एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम वेकेशन होम कैसे आई। तो डॉक्टर नो बताते हैं कि मुझे वेकेशन होम का एक मिनी मॉडल मिला था और जेजिम की कुछ फोटो भी मिली थी जिसमें जेजिम वेकेशन होम में था, इसलिए मेरे पास वेकेशन होम जाने का एक रीजन था। और डॉक्टर नो बताती है कि लास्ट ईयर से जेजिम जिस कॉन्फ्रेंस में जाता है वो होती ही नहीं है और वो हर वीकेंड कॉन्फ्रेंस के नाम पे वेकेशन होम आता है। तो कांग पूछती है कि जेजिम ने ऐसा क्यों किया। तो डॉक्टर नो बोलती है कि डॉक्टर ओ वहाँ बेहोश थी और आप भी वही थी, ये अजीब है। तो कांग बोलते है तुम्हें लगता है कि जेजिम का अफेयर है और बोलती है कि ऐसा मत सोचो क्योंकि जेजिम ऐसा नहीं है। फिर डॉक्टर ओ कांग से पूछते है कि आप वहाँ क्यों गई थी। तो कांग बोलती है कि मैं बस ड्राइव करते हुए वहाँ पहुँच गई और वहाँ की लाइट ऑन थी तो अंदर चली गई। फिर डॉक्टर नो बोलते कि अब मुझे अपनी फैमिली पे डाउट हो रहा है और बोलते कि मुझे पता लगाना होगा कि कल क्या हुआ था। फिर कांग डॉक्टर नो को यहाँ रुकने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर नो एक वीआईपी रूम में जाती है जहाँ एक ओल्ड लेडी होती है। तो वो लेडी डॉक्टर नो को बताती है कि मेरे हस्बैंड को अब कंपनी में डायरेक्टर बना दिया गया है और उनके बिना वो कंपनी कुछ भी नहीं है और मेरी बेटी इस बार भी क्लास में फर्स्ट आई और ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकती हो और वो हर चीज में बेस्ट है और सुंदर भी है। दूसरी तरफ कांग फिर से वेकेशन होम जाती है। सॉफ्ट हैंड के ओनर पार्क से पूछते कि यहाँ कोई कैमरा ऑन था। पार्क बताते यहाँ के सारे कैमरे ऑफ है। तो कांग पूछते है कि डॉक्टर ओ की कार में कुछ मिला, जिस पर पार्क मना करते हैं। तो कांग बोलते कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हुआ। इसके बाद पार्क कांग को कुछ दिखाने के लिए वेकेशन होम के अंदर ले जाते हैं। कांग को याद आता है एक बार उसने मेयंग को एक लेडी के साथ यहाँ देखा था और अब प्रेजेंट में कांग पार्क को बोलती है कि तब मुझे इस वेकेशन होम को जला देना चाहिए था और पार्क को पूरी जगह साफ करने के लिए बोलती है। तो पार्क कांग को टेबल पर रखी एक फोटो दिखाता है जो हमें नहीं दिखाई जाती। दूसरी तरफ डॉक्टर नो जेजिम को कॉल करती है लेकिन जेजिम का कॉल नहीं लगता और डॉक्टर नो जेजिम के हॉस्पिटल जाती है जहाँ स्टाफ डॉक्टर नो को बताते है कि जेजिम का मैसेज आया था कि उसकी एक अर्जेंट मीटिंग है और स्टाफ बोलते है कि आज डॉक्टर ओ भी नहीं आई। तो डॉक्टर नो पूछते आपने पता किया कि डॉक्टर ओ क्यों नहीं आई। तो स्टाफ बताते कि हमने कॉल किया था लेकिन वो कॉल पिक नहीं करे और वो कल जल्दी में भी चली गई थी। और यहाँ डॉक्टर नो की नजर हॉस्पिटल के कैमरों पर होती है। अभी हॉस्पिटल में डॉक्टर नो का भाई योंगमिन आता है और जेजिम के बारे में पूछता है। तो डॉक्टर नो योंगमिन से पूछे कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो योंगमिन बताता है कि मैं यहाँ जेजिम से मिलने आया था क्योंकि हमारा साथ में लंच का प्लान था। और यहाँ डॉक्टर नो समझ जाती है कि योंगमिन झूठ बोल रहा है। तो डॉक्टर नो योंगमिन को पैसों का लालच देती है और सब कुछ बताने के लिए बोलती है। ये सुन के योंगमिन डॉक्टर नो को सब बताने के लिए रेडी हो जाता है। डॉक्टर नो योंगमिन से पूछते है उस रात जेजिम के साथ क्या हुआ था। तो योंगमिन बताता है उस दिन मैं जेजिम से पैसे उधार मांगने के लिए मिला था लेकिन जेजिम कॉन्फ्रेंस का बोल के वहाँ से चला गया। मैं जेजिम से पैसे उधार लेने के लिए उसकी कार में जाके बैठ गया और मैंने उसे अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताया। फिर जेजिम मुझे हाईवे पे उतार के चला गया लेकिन मेरा फोन उसी की कार में रह गया और मेरे बार बार कॉल करने पे भी उसने मेरा फोन नहीं उठाया। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड संजय मुझे वहाँ लेने आया। फिर योंगमिन डॉक्टर नो को बोलता है कि मैंने आपको सब बताया तो आप मुझे पैसे कब दोगी। तो डॉक्टर नो बोलती है कि तुम्हारी बात से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं। और फिर डॉक्टर नो योंगमिन को जाने के लिए बोल देती है लेकिन योंगमिन अभी भी डॉक्टर नो से पैसे मांग रहा होता है। तो डॉक्टर नो योंगमिन को मार मार के कार से निकाल देती है और चली जाती है। डॉक्टर नो के जाने के बाद योंगमिन याद
करता है कि उस दिन जेजिम पैसे देने के लिए तैयार हो गया था और जेजिम ने यंगमिन को कहा था कि डॉक्टर नो को मत बताना कि मैं यंगप्योंग जा रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर नो उस जगह से नफरत करती है, लेकिन मैं उस जगह को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता हूँ। और जेजिम यंगमिन को बोलता है कि तुम्हें पता है अगर मैंने ऐसा कुछ किया जिससे उसे नफरत है तो वो क्या करेगी। तो यंगमिन बोलता है कि आप जाओ और लौटकर मुझे पैसे दे देना। और अभी यंगमिन सोचता है कि मुझे जेजिम से जल्दी पैसे ले लेने चाहिए और मुझे जेजिम को ये भी बताना चाहिए कि डॉक्टर नो को ये पता चल गया कि वो यंगप्योंग गया था। और यहाँ यंगमिन देखता है कि उसकी पॉकेट फटी हुई है और उसका फोन डॉक्टर नो की कार में गिर गया है। तो यंगमिन डॉक्टर नो को जेजिम के हॉस्पिटल से कॉल करके हॉस्पिटल में आके फोन देने के लिए बोलता है। तभी डॉक्टर नो को अपनी कार में डॉक्टर ओ का फोन मिलता है और फिर डॉक्टर नो जब यंगमिन को हॉस्पिटल में फोन देने जाती है तो चुपके से हॉस्पिटल की कैमरे की फुटेज कॉपी कर लेती है और फिर उस फुटेज को देखती है और डॉक्टर ओ का फोन अनलॉक करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। तो डॉक्टर नो हॉस्पिटल जाके डॉक्टर ओ की फिंगरप्रिंट से उनका फोन अनलॉक कर लेती हैं, लेकिन तभी डॉक्टर ओ होश में आ जाते हैं, लेकिन फिर हर के साल बेहोश भी हो जाती हैं। फोन अनलॉक करने के बाद डॉक्टर नो देखती है कि डॉक्टर ओ के फोन में जेजिम और उसकी बहुत सारी फोटोज हैं और एक फोटो बचपन की भी होती है। तो डॉक्टर नो सोचती है डॉक्टर ओ और जेजिम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। इसके बाद डॉक्टर नो फिर से वेकेशन होम जाती है और देखती है कि वहाँ सब कुछ क्लीन है और यहाँ कांग जेजिम को फोन ट्राई करती है लेकिन जेजिम का फोन ऑफ होता है। तभी डॉक्टर नो वहाँ आके कांग से पूछे कि आपने वेकेशन होम को क्लीन क्यों कराया। तो कांग पूछे कि तुम वहाँ दोबारा क्यों गई। तो डॉक्टर नो बोलती है कि वो एक क्राइम सीन है। तो कांग डॉक्टर नो को बोलती है कि तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं सब कुछ वैसा ही छोड़ दूं। और कांग बोलती है कि हमें डॉक्टर ओ का फोन ढूंढना होगा क्योंकि वो अभी भी हॉस्पिटल की वाइस डायरेक्टर है, क्योंकि हमें कम से कम हॉस्पिटल वालों को इन्फॉर्म करना होगा। तो डॉक्टर नो कांग को फोन दिखाती है और बोलती है कि आप जेजिम और डॉक्टर ओ एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो और आपने मुझसे ये बात छिपाई। तो कांग बोलती है कि मैंने कुछ नहीं छुपाया और बता दिए कि डॉक्टर ओ बचपन में ही ऑर्फन हो गई थी तो हमारी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया और उसका हमेशा से जेजिन पे क्रश था। इसके बाद कांग डॉक्टर ओ के फोन से हॉस्पिटल में मैसेज करती है कि मैं वेकेशन पर जा रही हूँ और मैंने डायरेक्टर जेजिम को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। और फिर कांग डॉक्टर ओ के फोन से जेजिम की सारी फोटोज डिलीट करने लगती हैं। तो डॉक्टर नो कांग को रोकती है और बोलती है कि आप ऐसे उनके फोन से चीजें डिलीट नहीं कर सकती हो। तो कांग बोलती है क्यों नहीं कर सकती, ये मेरे बेटे की फोटो है। तो डॉक्टर नो कांग से फोन लेकर चली जाती है। तभी कांग के पास पार्क का कॉल आता है जो कांग को बोलता है कि मैंने आपको उस रात की एक फुटेज भेजी है जिसमें जेजिम है। दूसरी तरफ डॉक्टर नो जेजिम और उस लड़की की फोटोज देख रही होती है जो 4 दिसंबर की होती है। और फिर डॉक्टर नो डॉक्टर ओ का फोन चेक करती है जिसमें डॉक्टर ओ ने 4 दिसंबर को जेजिम को डिनर के लिए पूछा था लेकिन जेजिम ने मना कर दिया था, जिसके बाद डॉक्टर नो समझ जाते हैं कि ये लड़की डॉक्टर ओ नहीं है। दूसरी तरफ यंगमिन सॉफ्टवेयर में फूड खाता है और अपने फ्रेंड संजय से पूछता है कि तुम अपने अंकल पार्क के लिए काम करते हो। तो संजय बताता है अंकल पार्क मेरी पूरी फैमिली को संभालते हैं इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर सकता हूँ और वो हमारी फैमिली में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। तो यंगमिन बोलता है रेस्टोरेंट चलाना सक्सेसफुल होता है। तो संजय बताता है कि रेस्टोरेंट चलाना उनकी हॉबी है। फिर यंगमिन संजय को बताता है कि जेजिम मुझे अपने बिजनेस के लिए पैसे देने वाला है और अब मुझे बस अपने बिजनेस पे फोकस करना है। तो संजय पूछता है कि मेरा क्या होगा। तो यंगमिन बोलता है तुम्हारा भी एक दिन अपना रेस्टोरेंट होगा। तो संजय पूछता है ऐसा हो सकता है। तो यंगमिन बोलता है तुम भूल गए हम मिलिट्री में कितने पैशनेट थे। दूसरी तरफ जब दोहुन जेजिम के बारे में पूछता है तो कांग और डॉक्टर नो बताते हैं कि वो एक टूर पे गया है जहाँ वो बहुत सी कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगा और जेजिम को वहाँ से आने में टाइम लगेगा। दूसरी तरफ जेजिम के हॉस्पिटल में मैन वॉशरूम में और चेंजिंग रूम में एक हिडन कैमरा मिलता है और यहाँ जेजिम के कैबिन में भी एक कैमरा मिलता है। तो कांग पेशेंट को बोलते हैं कि हम आपके लिए इस सब की भरपाई कैसे कर सकते हैं। तो डॉक्टर नो बोलती है कि भरपाई करना एक बात है लेकिन उससे पहले हमें रिपोर्ट करनी चाहिए। तो पेशेंट बोलता है कि रिपोर्ट की जरूरत नहीं है और बोलता है मैं चाहता हूँ कि हॉस्पिटल बंद हो जाए और किसी भी पेशेंट को ट्रीट नहीं किया जाए, जिस पर कांग मान जाती है। तो स्टाफ कांग से पूछता है कि आपने कहा कि आप ये हॉस्पिटल बंद कर दोगी। तो कांग बोलती है अगर बात यहाँ तक पहुँच गई तो हमें हॉस्पिटल का नाम चेंज कर देना चाहिए और 1 महीने के लिए हॉस्पिटल के स्टाफ को वेकेशन पे भेज देना चाहिए। जो सुन के स्टाफ खुश हो जाता है और डॉक्टर नो समझ जाते है कि इस सब के पीछे कांग है और कांग ने ये सब कुछ पार्क को पेशेंट बना के करवाया होता है। इसके बाद डॉक्टर नो कांग से पूछती है इस सब के पीछे आप हो और अगर नहीं हो तो हमें कल्प्रिट को पकड़ना चाहिए और इस बार मैं सच में पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। तो कांग बोलती है कि डायरेक्टर और वाइस डायरेक्टर दोनों हॉस्पिटल में नहीं है, ऐसे में हम क्या करें क्योंकि ये लोगों को बहुत अजीब लगेगा। तो डॉक्टर नो बोलती है कि हिडन कैमरा मिलने की वजह से हॉस्पिटल को बंद करना ज्यादा अजीब लगेगा। तो कांग डॉक्टर नो को बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम्हें एक दिन एक अजीब मैसेज मिला था और दिखाती है कि मियोंग की मौत के 49 दिन बाद मुझे ये मैसेज मिला जिस मैसेज में लिखा था कि तुम मियोंग की डेथ पे कैसा फील कर रही हो। और कांग बोलती है कि वही इंसान होगा जिसने मेरी नॉवल की तरह मियोंग को मार डाला। तो डॉक्टर नो बोलती है
है कि ये बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसे आपकी नॉवल में लिखा है। तो कांग बोलती है कि तुम मुझ पे अभी भी शक कर रही हो। तो डॉक्टर ने वो बताती है कि मुझे एक स्ट्रेंज पार्सल मिला था जिसमें हमारी फैमिली फोटो और एक डेड बर्ड था। तो कांग पूछती है कि उस बर्ड का सर कटा हुआ था। तो डॉक्टर ने हाँ बोलती है। तो कांग बोलती है वो सिर्फ इसलिए था ताकि वो ये बता सके कि उसने मियोंग को मेरी नॉवल के हिसाब से मारा। इसके बाद कांग डॉक्टर नो को एक वीडियो दिखाती है जिसमें जेजम अपनी कार से एक हथियार निकाल के वेकेशन होम के अंदर जाता है और फिर बाहर निकल के अपनी कार को पहुंचता है और पीछे लगे कैमरे को तोड़ देता है। तो डॉक्टर नो पूछते ये सब कुछ जेजम ने किया। तो कांग बोलती है हमारा जेजम ऐसा इंसान नहीं है। तो कांग बोलती है मुझे नहीं पता कि जेजम किस टाइप का इंसान है। तो कांग डॉक्टर नो को बोलती है कि तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग एक ट्रैप में फंस गए हैं। तो डॉक्टर नो पूछते है कि वो कौन है जिसने हमारे लिए ये ट्रैप बनाया। कांग बोलती है मुझे कैसे पता होगा, लेकिन फैक्ट ये है कि हम लोग एक ट्रैप में फंस चुके हैं और हमें इस बारे में साथ में पता लगाना होगा। अभी वहाँ डॉक्टर ओजियून का बॉयफ्रेंड गु आता है और बोलता है कि डॉक्टर ओजियून गायब हो गई है। तो कांग बोलते है कि मैंने सुना है कि वो वेकेशन पर गई है। तो गुकुंते बोलता है ऐसे अचानक और बोलता है कि उसने मुझे इस बारे में ग्रुप चैट पे भी नहीं बताया और वो अपना फोन भी पिक नहीं कर रही है और वो ऐसी नहीं है। तो कांग बोलती है डॉक्टर वो बच्ची नहीं है और उनका खुद का अपना कोई रीजन होगा। तो बॉयफ्रेंड गुकुंते भड़क जाता है और बोलता है जरूर कुछ हुआ है। तो कांग पूछती है कि तुम डिटेक्टिव हो। तो गुकुंते बोलता है हाँ मैं एक पुलिस वाला हूँ और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है और मेरी गट फीलिंग बोली है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए 3 दिन बाद मैं उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करूंगा, उसका फोन भी ट्रेस करूंगा और इस केस का सच बाहर लाऊंगा और अपनी जीवन को ढूंढ लूंगा। गुकुंते के जाने के बाद कांग बोलती है कि डॉक्टर ओ जीवन का बॉयफ्रेंड एक पुलिस वाला है, इसलिए हमें उनके फोन का कुछ करना होगा। फिर ये लोग डॉक्टर ओ के घर में जाते हैं और कांग डॉक्टर नो को डॉक्टर ओका को सामान लेने के लिए बोलती है ताकि लोगों को लगे कि डॉक्टर ओ सच में ट्रिप पर गई है। और यहाँ डॉक्टर नो को डॉक्टर ओ के घर में अपने कपड़े भी मिलते हैं और यहाँ ये लोग कुछ कर पाते उससे पहले गुकुंते आ जाता है और ये लोग कबर्ड में छिप जाते हैं। तो गुकुंते पहले तो घर को साफ करता है और फिर बैठ के रोने लगता है और यहाँ जैसे ही गुकुंते कबर्ड खोलने वाला होता है तो पार्क घर में घुस आते हैं और गुकुंते के पूछने पे बताते हैं कि मैं डॉक्टर ओजियून का अंकल हूँ। तो गुकुंते बताता है कि मैं डॉक्टर ओजियून का बॉयफ्रेंड हूँ। फिर गुकुंते पार्क से पूछता है कि आप यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि आप डॉक्टर ओजियून से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तभी कांग पार्क को मैसेज करके बोलते हैं कि गुकुंते को बोले कि डॉक्टर ओजियून वेकेशन पर गई हैं। तो पार्क ऐसा ही करता है और गुकुंते को बोलता है कि डॉक्टर ओजियून ने मैसेज किया था कि वो ट्रिप पर जा रही हैं। तो गुकुंते बिलीव नहीं करता और बोलता है कि जरूर कोई डॉक्टर पार्क का फोन यूज करके मैसेज कर रहा है और बताता है कि ये चीज मिसिंग पर्सन के केस में कॉमन होती है। और गुकुंते बताता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और बोलता है कि ये अजीब है कि डॉक्टर ओजियून का फोन ऐसे अचानक स्विच ऑफ हो गया और उनका फोन कोई और यूज कर रहा है और उनका लगेज भी यही है। फिर गुकुंते डॉक्टर ओजियून के फोन पे फोन करता है और उनका फोन कबर्ड में बजने लगता है और यहाँ गुकुंते जैसे ही कबर्ड खोलने वाला होता है तो पार्क गुकुंते के सर पे हिट करता है, जिसका फायदा उठा के डॉक्टर नो फोन कबर्ड से बाहर फेंक देती है। तो पार्क बोलता है कि डॉक्टर नो अपना फोन यहीं छोड़ गई है और फिर गुकुंते को बात करने के लिए बाहर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जब कांग और डॉक्टर नो घर पहुंचे तो उन्हें घर के बाहर प्राइवेट डिटेक्टिव जोंग दोमन मिलता है। बताते हैं कि मुझे मियोंग ने एक काम के लिए हायर किया था और जब मैं यंग था तभी मियोंग के लिए काम कर चुका हूँ। तो डॉक्टर ने पूछती है कि मियोंग ने आपको किस काम के लिए हायर किया था। तो जोंग दोमन ली सना की फोटो दिखाता है और बोलते हैं इस पे जासूसी करने के लिए। तो डॉक्टर ने बोलते हैं कि ये मेरी पेशेंट ली सना है और मियोंग ने आपको इस पे नजर रखने के लिए क्यों हायर किया था। तो जोंग दोमन ली सना और जेजिन की फोटो दिखाता है और बताता है कि इन दोनों का अफेयर है और बोलते हैं कि जब मियोंग जिंदा थे तो उन्हें जेजिन की बहुत चिंता थी, इसलिए उन्होंने मुझे जेजिन पे नजर रखने के लिए हायर किया क्योंकि उन्हें कुछ अजीब लग रहा था। तो वो इस सब को अपने तरीके से सॉल्व करना चाहते थे। और जोंग दोमिन बोलते हैं कि यहाँ मियोंग की इंट्यूशन बिल्कुल सही थी क्योंकि ली सना एक विच है और उसकी लाइफ में जितने भी आदमी हैं उनकी डेथ हो गई और उसकी लाइफ में 2 शादियां और 3 फ्यूनरल हुए हैं। तो कांग बोलती है कि तुम बोल रहे हो कि ली सना के सभी हस्बैंड की डेथ हो गई। फिर जोंग दोमिन बोलता है कि मैं बताता हूँ कि उसे विच कहलाना कैसे स्टार्ट हुआ और जोंग दोमिन बताता है कि ली सना के पहले हस्बैंड की मौत पॉइजन से हुई थी जो फिश में था। और जोंग दोमिन बोलता है हमें नहीं पता कि ली सना के फर्स्ट हस्बैंड की मौत नेचुरल थी या फिर मर्डर, लेकिन हस्बैंड की मौत से ली सना को एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस का अमाउंट मिला और तब से ये रूमर्स स्टार्ट हो गए कि वो एक विसल विच है और ऐसा लगता है कि वो रोती है लेकिन वो एक्चुअली में विसल कर रही होती है और उसके दूसरे हस्बैंड की मौत डूबने से हुई थी। ली सना को एक बार फिर से इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा अमाउंट। और जोंग दोमिन बताता है कि शायद ली सना के लिए इतने हस्बैंड काफी थे इसलिए उसने तीसरे आदमी से शादी नहीं की। तो कांग पूछे कि वो तीसरा आदमी भी मर गया। तो जोंग दोमिन बताता है कि उसकी मौत जलने से हुई थी और ये भी एक एक्सीडेंट
एक्सीडेंट माना गया, लेकिन हमें इस बार भी नहीं पता कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी या मर्डर, और इस बार भी इंश्योरेंस लीसना को ही मिला। तो डॉक्टर ने पूछते कि ये सारे मर्डर इंश्योरेंस मनी के लिए हुए। तो जंग दो मिन बोलते कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो हम इस बात को पक्का नहीं बोल सकते, लेकिन 2 शादियां और 3 फ्यूनरल के बाद मैं श्योर हूँ कि वो एक विच है। तो ये सुन के कांग बोलती है चीजें इतनी बिगड़े, इससे पहले मुझे इस मेडल को संभालना होगा। और डॉक्टर ने कांग से पूछते कि आपको भी इस बारे में पता था। तो जंग दो मिन बोलता है कि कांग नहीं जानती थी कि लीसना कितनी डेंजरस है, और ये बात केवल मियोंग को ही पता थी। और जंग दो मिन बोलते कि चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई, और बताते कि जेजिम खतरे में है और शायद अगला फ्यूनरल आपके यहाँ हो। तो ये सुन के कांग वहाँ से चली जाती है, और डॉक्टर नो भी कांग के पीछे जाती है और कांग से पूछे कि आप ये सब कुछ कब से जानती हो, और बोलते कि आपको उन दोनों के बारे में पता था और इसलिए आप उस दिन वेकेशन होम आई थी। और यहाँ कांग डॉक्टर नो की किसी बात का जवाब नहीं देती, क्योंकि वो जेजिम के लिए बहुत परेशान थी और जेजिम की सेफ्टी के लिए प्रार्थना कर रही होती है। फिर कांग बोलते कि मैं बहुत लापरवाह हूँ, और बोलते कि हमें इसकी रिपोर्ट पुलिस में करनी चाहिए। तो डॉक्टर नो पूछते कि आप पुलिस को क्या बताओगे कि डॉक्टर नो का हस्बैंड अफेयर करके भाग गया, और बोलते कि आप पूरी दुनिया को इस बारे में बताना चाहती हो। तो कांग बोलती है कि जंग दो मिन ने कहा मेरा बेटा जेजिम विच के साथ है और तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं है। और कांग डॉक्टर नो से पूछते अगर जेजिन सच में मर गया तो तुम क्या करोगी। तो डॉक्टर नो बोलते कि मुझे जेजिन पे बहुत गुस्सा है जो वो लीसना जैसी लड़की के प्यार में गिर गया। तो कांग बोलते कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा जेजिन बहुत इनोसेंट है और वो इनोसेंट होने की वजह से लीसना के प्यार में गिर गया। तो डॉक्टर नो बोलते कि आप सही बोले, वो बहुत इनोसेंट है, इसलिए उसने मुझसे इस बात को 1 साल तक सीक्रेट रखा। और बोलते कि मैंने जो भी अचीव किया है वो मैं जेजिम जैसे मैन के लिए नहीं खो सकती हूँ। तो कांग पूछते कि तुम क्या करोगी। तो डॉक्टर नो बोलते कि मैं जेजिम को ढूंढूंगी और विच के हाथ से मरने से बेटर है मेरे हाथ से मर जाए। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में डॉक्टर नो कांग को बोलते कि मैं अपना सब कुछ जेजिन जैसे इंसान के लिए नहीं खो सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर नो का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जहाँ रिपोर्टर डॉक्टर नो को बोलती है इस स्टोरी में हस्बैंड 15 साल से अपनी वाइफ पर चीट कर रहा था, इस बारे में आपका क्या कहना है। तो डॉक्टर नो बोलती है इस स्टोरी में वाइफ सोचेगी कि हमारी शादी को 15 साल हो गए तो अब कुछ नहीं हो सकता है, और क्योंकि आप फैमिली हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीजों को समझो और जाने दो, और क्योंकि 15 साल तक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को फूल बनाया तो ऐसे में वो एक फैमिली कैसे हो सकते हैं, और ऐसे में वाइफ को खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए और डिवोर्स के संग फुल कंपनसेशन लेना चाहिए। इंटरव्यू के बाद मैनेजर डॉक्टर नो को बोलते कि आप ठीक नहीं लग रही हो और आजकल आप बहुत गुस्से में रहते हो और अभी आपको सबसे ज्यादा मेंटल केयर की जरूरत है। तभी एक फैन आकर डॉक्टर नो को एक गिफ्ट देती है और पूछने पे बताती है कि बाहर एक फैन ने मुझे दिया, और जब मैनेजर उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें एक टॉय कार होती है और वो कार बिल्कुल जेजिन की कार की जैसी होती है, उसका नंबर भी सेम होता है। तो डॉक्टर नो लेडी से पूछती है कि ये किसने दिया, तो लेडी बताती है कि एंट्रेंस पे एक डिलीवरी वाला है। तो डॉक्टर ने उसे पकड़ने के लिए भागती है, तब वो डिलीवरी वाला जा रहा होता है, लेकिन डॉक्टर ने उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि ये किसने दिया। तो डिलीवरी मैन बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो डॉक्टर ने बोलती है अगर तुम कुछ डिलीवर कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो किसने भेजा। तो डिलीवरी मैन बताता है कि एक फैन ने दिया और उसने ब्लैक कैप और ब्लैक मास्क पहना था। इसके बाद डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक में आके उस कार को अच्छे से चेक करती है और कार में दी हुई डिटेल को ऑनलाइन डालने पे डॉक्टर नो को एक वीडियो मिलती है जिसमें वो कार पानी में गिर जाती है और ये देख के डॉक्टर नो बहुत डर जाती है। तभी डॉक्टर नो को कांग की बात याद आती है कि हम एक ट्रैप में फंस गए हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर नो पुलिस स्टेशन आती है जहाँ कांग पहले से होती है, और यहाँ ये लोग इसलिए आए होते हैं क्योंकि पुलिस ने हिडन कैमरे लगाने वाले को पकड़ लिया होता है। और जब पुलिस कल्प्रिट को लेने जाती है तो डॉक्टर नो कांग को बोलती है कि आप जेजिन के बारे में तो नहीं बोलने वाली थी, और बोलती है कि मैंने आपको क्लियरली कहा था कि आप इसकी रिपोर्ट नहीं कर सकती हो। तभी वहाँ गुकुत्ते आ जाता है और बोलता है कि थोड़ा अजीब है कि हॉस्पिटल में हिडन कैमरा मिला और डायरेक्टर और वाइस डायरेक्टर दोनों नहीं है, इससे मुझे स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है कि ये सब कुछ किसी ने प्लान किया है। तभी पुलिस वाले हिडन कैमरा लगाने वाले को ले आते हैं और वो पार्क का नेफ्यू संजय होता है। और यहाँ डॉक्टर नो को भी याद आता है कि यंगमिन ने बताया था कि संजय उसका फ्रेंड है, और पुलिस के पूछने पर संजय बताता है कि मैं जेजिन से लव करता हूँ इसलिए मैंने हिडन कैमरा लगाया, और बताता है कि मुझे उस पर बहुत टाइम से क्रश है लेकिन उसने मेरी फीलिंग एक्सेप्ट नहीं की। तो गुकुंते बोलता है कि मुझे लग रहा है कि संजय को छुपा रहा है। तो कांग बोलती है कि मैं संजय को माफ करती हूँ और संजय को बोलती है कि जेजिन के लिए अपनी फीलिंग्स खत्म कर दो। और यहाँ ये लोग इस केस को यहीं बंद करवा देते हैं। और जब ये लोग जा रहे होते हैं तो गुकुंते पूछता है कि जेजिन ट्रिप के लिए कहाँ गया है। तो डॉक्टर नो बोलती है कि इस केस के लिए ये बताना जरूरी नहीं है, और ये बोल के कांग और डॉक्टर नो वहाँ से चले जाते हैं। बाहर डॉक्टर नो कांग से पूछे कि आपको कैसे पता चला कि वो लड़का जरूर क्राइम एक्सेप्ट कर लेगा। तो कांग बोलते है कि अभी ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। डॉक्टर नो बोलते है कि मुझे पता है कि आप मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैंने आपको जेजिन की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने नहीं दी, और बोलते है जेजिन कोई बच्चा नहीं है इसलिए ऐसे में पुलिस वाले मिसिंग रिपोर्ट भी फाइल नहीं करेंगे। तो कांग बोलते है कि मैं अपने बेटे
कुंते जेजिन को खुद ढूंढ लूंगी। इसके बाद डॉक्टर नो गु कुंते के पास आती है और बोलती है कि आपकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं लग रही, इसलिए आप मेरे क्लिनिक आओ, मैं आपको काउंसलिंग दूंगी। दूसरी तरफ कांग पार्क को बोलती है कि मुझे रिपोर्ट करने की परमिशन नहीं है, इसलिए मुझे जेजिन को जल्दी ढूंढना होगा। तो पार्क बताते हैं कि मैंने यांगप्योंग के कैमरे चेक किए लेकिन वहाँ बहुत फुटेज है। तो कांग बोलते है कि गु कुंते के पास जाओ, वो एक पुलिस वाला है। दूसरी तरफ गु कुंते डॉक्टर नो के पास जाता है और बताता है कि जब भी मैं कुछ नहीं कर पाता तो मुझे खुद से नफरत होती है, जैसे मैं अभी डॉक्टर ओ को नहीं ढूंढ पा रहा। और बताता है कि मुझे डॉक्टर नो का फोन उनके घर में मिला और उसमें जेजिन की बहुत सारी फोटोज है। तो डॉक्टर नो बताती है कि जेजिन बिजनेस ट्रिप के लिए नहीं गया है बल्कि वो मिसिंग है, और बोलती है कि डायरेक्टर और वाइस डायरेक्टर दोनों मिसिंग है, ये अजीब है। तो गु कुंते बोलता है कहीं वो दोनों साथ तो नहीं है। तो डॉक्टर नो बोलते है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये दोनों मिसिंग है और ये बात मैं तुम्हारे सिवा किसी को नहीं बोल सकती हूँ। और बोलती है कि तुम पुलिस ऑफिसर हो और तुम्हें उन दोनों को ढूंढना चाहिए। और यहाँ डॉक्टर नो गु कुंते को जेजिन की कार ढूंढने के लिए बोलती है और बोलती है कि तभी हम डॉक्टर ओ को भी ढूंढ पाएंगे। दूसरी तरफ यांगमिन संजय से पूछता है कि तुमने अपने अंकल से नहीं पूछा कि उन्होंने तुम्हें किलिंग में हिडन कैमरा इंस्टॉल करने के लिए क्यों कहा। तो संजय मना करता है और बोलता है कि मेरे अंकल जो भी बोलते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है। फिर यांगमिन पूछता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन में जेजिन मिला। तो संजय बताता है कि डायरेक्टर और वाइस डायरेक्टर दोनों यहाँ नहीं है। दूसरी तरफ कैमरे में गु कुंते को जेजिन की कार मिलती है और तभी वहाँ पार्क आ जाते हैं और गु कुंते पार्क को बोलता है कि लगता है कि डॉक्टर ओ जेजिन के साथ है, लेकिन मुझे इस बात पे बिलीव नहीं है। और फिर गु कुंते पार्क को बताता है कि जेजिन की कार है और ये साउथ की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ डॉक्टर नो और दोहुन साथ में बियर पीते हैं और दोहुन बोलता है कि डैड पहली बार इतने लंबे बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। तो डॉक्टर नो दोहुन से वेकेशन पर ट्रिप पे चलने का पूछती है, जिस पर दोहुन मान जाता है। नेक्स्ट डे गु कुंते डॉक्टर नो को बताते है कि जेजिन यांगप्योंग के बाद सभी टोल नाके क्रॉस करके तुयोंग की तरफ गया है और बोलता है अगर कोई इतना दूर जाएगा तो वो गैस स्टेशन और रेस्ट रूम में तो रुकेगा। तो मैंने इन सभी जगहों को चेक किया तो मुझे जेजिन की कार मिली। और बताता है कि जेजिन गैस स्टेशन पर रुका और दोनों कार से बाहर आए और यहाँ जेजिन के साथ डॉक्टर ओ नहीं है और जेजिन आप पर चीट कर रहा है और यहाँ जेजिन के साथ ली सना होती है। तो ये देख के डॉक्टर नो जाने लगती है। तो गु कुंते पूछता है कि आप मुझे काउंसलिंग कब दोगी। और डॉक्टर नो बोलती है कि मैं तुम्हें कॉल करूंगी और ये बोल के डॉक्टर नो चली जाती हैं। दूसरी तरफ पार्क कांग को बताते हैं कि जेजिन तुयोंग गया है और फिर कांग और डॉक्टर नो एक लोकेशन पे मिलते हैं जहाँ डॉक्टर नो बोलती है कि जेजिन को ढूंढना फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो कांग बोलती है कि जेजिन सेफ लौट आए ये इनफ है। तो डॉक्टर नो बोलती है अगर वो लौट भी आया तब भी वो सेफ नहीं रहेगा। फिर कांग डॉक्टर नो से पूछते कि तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि तुम यहाँ आ रही हो, और बोलते कि हम सेम टीम में है तो हम जेजिन को साथ में नहीं ढूंढ सकते। और फिर ये लोग साथ में एक कार में जाते हैं जहाँ कांग बताती है कि तुयोंग मेरे और जेजिन के लिए बहुत स्पेशल जगह है, क्योंकि जब जेजिन छोटा था तो मैं पहली बार उसे यहीं लाई थी ताकि वो विलेज की लाइफ एंजॉय कर सके। और बोलती है कि जेजिन यहाँ जरूर अपनी पास्ट मेमोरी की वजह से आया होगा। और फिर इन एक जगह जेजिन की कार दिखती है तो कांग जेजिन का पता लगाने के लिए जाती है और वहाँ कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तो कांग उन लोगों से जेजिन के बारे में पूछती है तो वो लोग बताते हैं कि जेजिन ने हमसे कार रेंट पे ली और वो बता रहा था कि वो युक्सी आइलैंड जा रहा है। तो कांग पूछते है कि युक्सी आइलैंड कैसे जा सकते हैं। तो आदमी बताता है कि आपको मॉर्निंग में युक्जी के लिए बोट मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले कोई बोट नहीं है। और बोलता है कि आपने कहा कि वो आपका बेटा है तो आप उसकी बिल पे करके जाओ, जिस पे कांग अपना क्रेडिट कार्ड उन्हें दे देती है। नेक्स्ट सीन में कांग डॉक्टर नो को बोलती है अगर जेजिन आइलैंड पे होगा तो हमें बस टाइम पे पहुँच के उसे ढूंढना है। और डॉक्टर नो बोलती है कि हम जेजिन को उसके अफेयर के लिए पकड़ने आए हैं। तो कांग बोलती है कई बार आदमी ऐसा कर देते हैं, खास करके जेजिन जैसे आदमी क्यूरियस होते हैं कि एक परफेक्ट वाइफ कैसी होती है। तो डॉक्टर नो कांग से पूछे कि आपको कैसा लगा था जब आपको मियोंग के अफेयर के बारे में पता लगा था। कांग बोलती है कि मैंने ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं की थी, लेकिन मुझे लगा कम से कम वो अपनी फैमिली के साथ के लिए तो खुद को ब्लेम करेगा। और डॉक्टर नो बोलती है कि आप चाहती हो कि मैं लास्ट तक जेजिन से कुछ उम्मीद करूं। तो कांग बोलती है कि जेजिन अभी भी तुम्हारी बात सुनता है और तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। और डॉक्टर नो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मैं सच में इस फैमिली का पार्ट हूँ। कांग पूछती है अगर दोहुन ऐसा करेगा तो तुम क्या करोगी। और बोलती है कि मदर ऐसा ही फील करती है और हम दोनों पहले मदर है और बाद में वुमन। तभी वहाँ पार्क आते हैं तो कांग बताती है कि मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि आइलैंड में जेजिन को ढूंढना इजी नहीं होगा। कांग पार्क से पूछते है कि तुमने जेजिन की ली हुई रेंट कार का पता किया। तो पार्क बताते है कि आइलैंड के बोर्डिंग शिप में कार का रिकॉर्ड है, लेकिन वापस आने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए वो कार अभी भी आइलैंड में ही होगी। फिर डॉक्टर नो पार्क से पूछते कि आपने युक्सी आइलैंड की फर्स्ट शिफ्ट का पता किया। तो पार्क हाँ बोलते हैं। तभी वहाँ यांगमिन आता है और डॉक्टर नो से पूछते है कि आपने मुझे तुयोंग क्यों बुलाया। और पूछता है कि संजय के अंकल पार्क यहाँ क्या कर रहे हैं। कांग बोलती है कि पार्क का नेफ्यू तुम्हारा फ्रेंड है। तो यांगमिन बोलता है कि आप वो मैम हो जिसके लिए पार्क काम करते हैं। के बाद जब डॉक्टर नो यांगमिन को बताती है कि जेजिन युक्सी आइलैंड में किसी लेडी के साथ है, यांगमिन बोलता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। और यांगमिन डॉक्टर नो को बोलता है कि आप चिंता मत करो कि अगर पार्क
कांग के लिए काम करते तो मैं आपके लिए काम करूंगा। उसके बाद योंगमिन जेजिन को मैसेज करके बताता है कि डॉक्टर नो तुम्हें युक्सी आयरन लेने आ रही है। नेक्स्ट सीन में ये लोग वीडियो कॉल पर डॉक्टर ओ से पूछते हैं कि आपने वेकेशन होम में जेजिन को देखा था। तो डॉक्टर नो बोलती है कि मुझे जेजिन को देखने को भी नहीं मिला। मैंने सुना कि हम सब मर जाएंगे और हर कोई मरने वाला है। और फिर पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि जेजिन मर जाएगा। फिर डॉक्टर बताते हैं कि अभी भी शॉक में है और हम इन्हें शांत करके आपको कॉल करेंगे। चिप में डॉक्टर नो कांग से पूछते है कि जेजिन ने ये रिलेशन कब स्टार्ट किया। तो कांग बताती है कि 18 महीने पहले। जब मैंने पहली बार ली सना को देखा था तो मुझे उसमें से एक स्ट्रेंज वाइब आ रही थी और तब से ही जेजिन में बदलाव आना स्टार्ट हो गया। और भले ही मुझे जेजिन के अफेयर के बारे में नहीं पता था लेकिन मैं उसमें बदलाव देख पा रही थी। तो डॉक्टर ने पूछते कि जब आपको जेजिन के अफेयर के बारे में पता चला तो आपने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। तो कांग बताते है कि मैंने अफेयर खत्म करने के लिए ली सना को चेक दिया था और उसने चेक ले भी लिया और तब मुझे लगा कि सब खत्म हो गया और जेजिन ने भी मुझसे कहा कि उसने ली सना से ब्रेकअप कर लिया है। तो डॉक्टर ने पूछते कि आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो कांग बोलते क्योंकि हम एक फैमिली है। कांग बोलते कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ली सना का इंटेंशन क्या है क्योंकि उसने चेक ले लिया था तो अब वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। आइसलैंड में डॉक्टर नो योंगमिन को वहाँ लगी सीसीटीवी चेक करने के लिए बोलती है। कांग पार्क से पूछते कि यहाँ अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ है क्योंकि मेरा जेजिन बहुत बड़ा भुक्खड़ है इसलिए हमें सबसे पहले अच्छे रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। रेस्टोरेंट में कांग शेफ को ली सना की फोटो दिखाती है और पूछते कि ये यहाँ आए थे। तो शेफ बोलते हैं कि यहाँ बहुत लोग आते हैं इसलिए मुझे याद नहीं है। तो पार्क बोलता है कि हम लोग जानते हैं कि आप बहुत बिजी हो और अपने सॉफ्टवेयर रेस्टोरेंट का कार्ड दे के बताता है कि मैं अपने हाथों से बहुत टेस्टी नूडल्स बनाता हूँ। फिर पार्क शेफ को रेस्ट करने का बोलता है और खुद नूडल्स बनाने लगता है। तो फिर शेफ अपने एक वर्कर से पूछता है कि ये लेडी यहाँ आई थी। तो वर्कर बताता है कि ये 4 दिन पहले यहाँ आई थी और ये 2 लोग थे और इन्होंने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया था और इनमें से मैन था वो बहुत ज्यादा फूड खा रहा था। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ईटिंग शो के लिए फूड खा रहा हो। कांग शेफ से ली सना की फोटो लेके पार्क को चलने के लिए बोलती है। तभी इन्हें बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज आती है। एक वर्कर बताता है कि मैंने सुना कि किसी ने सुसाइड कर लिया और उसकी कार समुद्र में मिली है। भी कांग को जोंगडोमिन की बात याद आती है कि ली सना से जुड़े सभी आदमी मर गए। कांग जल्दी में रेस्टोरेंट से निकल जाती है। रास्ते में डॉक्टर ने पूछते कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या आपको पता चल गया कि जेजिन कहाँ है। और पार्क बताते कि हमने सुना कि एक कार समुद्र में मिली है। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो पार्क कार का नंबर देख के बताते हैं कि ये वही कार है जो जेजिन ने रेंट पर ली थी। तभी उस कार में से एक बैग गिरता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।